नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भाषा पर विभाजनकारी राजनीति। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर परिसीमन का अपना पुराना राग छेड़ा। इस मुद्दे को उछालने के साथ वे केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाते चले आ रहे हैं कि वे तमिलनाडु पर हिंदी थोपना चाहती है। उन्होंने परिसीमन और भाषा को आधार बनाकर दक्षिण के राज्यों को गोलबंद कर एक नई राजनीति की शुरुआत की है। उन्होंने त्रिभाषा फार्मूला लागू करने को लेकर अंध राष्ट्रवाद जैसे शब्द का उपयोग किया है। हजारों वर्षों की राष्ट्र की संकल्पना और आदि गुरु शंकराचार्य की राष्ट्र की अवधारणा को अंध राष्ट्रवाद की संज्ञा देना ठीक नहीं है। उन्हें भारत और पश्चिम की राष्ट्र की अवधारणा के अंतर को समझना होगा। भारत राष्ट्र का आधार राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक है। 1947 में देश का विभाजन पंथ की राष्ट्रीयता का दर्जा देकर किया गया था, जो भविष्य में गलत साबित हुआ। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बांग्ला भाषी लोगों को लगा कि उनकी अपनी मातृभाषा बांग्ला खतरे में है। अंत उन्होंने खुद को पाकिस्तान से अलग कर लिया। जिस तरह पंथ राष्ट्र नहीं, उसी तरह भाषा भी राष्ट्र नहीं है। पंथ भाषा, क्षेत्र और जाति की भावनाएं भड़काकर अलगाव की राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है, जिससे सावधान रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भारत विविधताओं वाला देश है। इस विविधता का सम्मान होता रहा है। हमारा देश भाषा के साथ साथ भाव से भी जुड़ा है। क्योंकि इस्लाम, ईसाईयत और वामपंथ आयतित है, अतः भारत को भारत की नजर से देखना होगा। यहां कोस कोस पर पानी, चार कोस पर वाणी बदल जाती है। क्योंकि भारत का इतिहास बाहरी आक्रमण का गवाह है। अंत देश के संविधान निर्माताओं ने विविधता को ध्यान में रखकर भाषा नीति बनाई, ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर कोई संकट न आ पाए। संविधान के भाग 17 अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है। संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की बात भी कही गई है। इसी भाग के अध्याय 2 के अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात है। राज्यों में शासन प्रशासन समाज के बीच समन्वय संवाद बनाने के लिए 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा तथा संघ की राजभाषा हिंदी और शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की बात थी, अतः अंग्रेजी, हिंदी और मातृभाषा यानी त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया। दक्षिण भारतीय राज्यों की भाषाई पहचान का कोई खतरा नहीं है। 1961 में तमिलनाडु की जनसंख्या 3,36,86,953 थी, जिसमें मातृभाषा तमिल लिखवाने वाले 2,80,11,099 यानी 83.15% थे। तमिल को सहायक या अनुषंगी भाषा लिखवाने वालों की संख्या भी 15,87,552 थी। द्विभाषिक में अपनी भाषा अंग्रेजी बताने वालों की संख्या 10,76,467 थी। 2011 में तमिलनाडु की जनसंख्या 7,21,47,039 थी, जिसमें मातृभाषा तमिल बताने वालों की संख्या 6,37,53,997 यानी बढ़कर 88.36% हो गई। समय के साथ भारतीय प्रशासनिक और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित भाषा यानी तमिल बंधु
दूसरे राज्यों विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों में आने जाने पर हिंदी के महत्व को समझने भी लगे। लिहाजा तमिलनाडु में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। 2001 में अनुषंगी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 3,93,380 थी, जो 2011 में बढ़कर 4,46,804 हो गई। दक्षिण के चारों राज्यों की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। राज्य में इन्हें बोलने वालों की संख्या 1961 में 3,25,67,095 यानी 96.67% थी, जो 2011 में बढ़कर 7,570,000 यानी 97.2% हो गई। तमिलनाडु में न तो मातृभाषा पे तमिल को कोई खतरा है और न ही शेष भाषा दक्षिणी राज्यों को अन्य मातृभाषाओं को कोई खतरा है। विदेशी भाषा अंग्रेजी पर मौन और भारत की राजकीय भाषा हिंदी और देवनागरी का विरोध मुख्यमंत्री स्टालिन पर ही प्रश्न खड़ा करता है। लगता है राजनीतिक कारणों से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री परिसीमन संघ भाषा का भावनात्मक पक्ष आगे रखकर दक्षिण के राज्यों के नेता बनकर उभरना चाहते हैं। तो उन्हें यह भी बताना होगा कि उनके राज्य में तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलने वालों की संख्या क्यों घट रही है। यह विशेष रूप से तेलुगु का उल्लेख करना आवश्यक है। 1961 में तमिलनाडु में अपनी मातृभाषा तेलुगु लिखवाने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का 9.98% थी, जो 2011 में घटकर 5.86% रह गई। आंध्र प्रदेश के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में गए। अंत 1961 से 2011 के बीच तेलुगु भाषा की संख्या राज्य में 2.41% कम हुई। से दक्षिण के राज्यों तथा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में मातृभाषा वालों की संख्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इसलिए भाषा के आधार पर विभाजनकारी राजनीति अब बंद होनी चाहिए। जहां तक परिसीमन की बात है, ये एक राजनीतिक विषय है जिस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जवाब भी आ गया है कि इससे किसी राज्य का अहित नहीं होगा। परिसीमन आयोग गठित होने पर उसकी विषय वस्तु पर चर्चा होगी, पर भाषा विशेषकर मातृभाषा का विषय भावनात्मक है। इसके साथ राजनीति का घोलमेल यानी घालमेल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायी होगा। देखते हैं आगे आगे ऊंट किस करवट बैठता है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।